हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं एसएफ सीरीज के अंदर क्लास 8 के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में मोस्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करता है ताकि उसकी जो जनरेशंस है वो कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है ना। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स निकालती हैं और वो हार्मोन्स स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्पर्म्स का बनना, ओवम का बनना, बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें जो है वो कुछ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करेंगे इसकी पहली स्लाइड से। देखो सबसे फर्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, दे रखा है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। देखो, रिप्रोडक्शन is one of the basic characteristic of living beings which differentiates them from non living objects। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जो लिविंग और नॉन लिविंग जो है उनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है। जैसे जो नॉन लिविंग है, जैसे टेबल है, ये टेबल जो है वो रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी ऑफस्प्रिंग थोड़ी ना प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं ना। लेकिन लिविंग बींग्स ये काम कर सकते हैं कि वो अपने जैसे छोटे छोटे संतानें बना सकते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, तो रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देखो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। यानी वो एबिलिटी जो कि अपने ही समान बच्चे पैदा करने की होती है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, ये स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन में अकर थ्रू द डिफरेंट मेथड्स, इट कैन इन्वॉल्व अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम पेरेंट्स भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। देखो क्या है, रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है। कैसा? अगर बाई चांस कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो है वही अपने जैसी ऑफस्प्रिंग बना ले तो उस मेथड को अलग नाम देते हैं। और अगर बाई चांस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हो जिन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं और उसके बाद आगे चल करके ऑफस्प्रिंग बने तो उसे हम दूसरा यानी कि अलग तरीके का रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो पहला है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसी संतान बना सकता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वहीं अगर उसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहां देखो इस जगह पर, यहां जैसे एक फीमेल है और एक मेल है। फीमेल के अंदर एक सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं ओवम। क्या बनता है? ओवम, ठीक है, ये एक सेल है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेल है, मेल के अंदर एक सेल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है, तो बोलते हैं स्पर्म। अब होगा क्या, ये जो स्पर्म्स हैं ये फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद ये स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद एक सेल बनेगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और वही जाइगोट आगे चल करके सेल डिवीजन करेगा, यानी कि सेल्स डिवाइड करके अपने नंबर बढ़ाएगी और उसके बाद न्यूबॉर्न बनेगा, ठीक है। ये कैसा है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन कभी आपने जब देखा होगा कि एक अमीबा होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये बाइनरी फ्यूजन करके दो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां बताओ, यहां मेल और फीमेल जैसा कुछ आया क्या? कुछ भी नहीं आया। एक अकेला ऑर्गेनिज्म ये काम कर पा रहा है, ठीक है ना, अपने दो ऑफस्प्रिंग्स बना लिए, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हम। इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी मोस्टली ये कहां मिलता है? यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स यानी छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं, जो लेस डेवलप्ड होते हैं, उनके अंदर मिलता है। जैसे ये हाइड्रा दिखा रखा है, देखो, ठीक है ना, हाइड्रा दिखा रखा है। हाइड्रा के अंदर देखो छोटी सी बड बनती है, ये बड बड़ी होकर के नया हाइड्रा बना लेती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इट इज फाउंड इन मोस्टली मल्टी सेल्युलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, यानी कि ये एडवांस एनिमल्स जो होते हैं जैसे ह्यूमंस, उनके अंदर मिलता है। स्पर्म ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब सेल्स का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे न्यूबॉर्न बनता है। आगे नेक्स्ट देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी पूरी डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, देखो। The production of new organism from a single parent without involvement of sex cells or gametes, that is called asexual reproduction।
यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है और उसमें किसी भी तरह की सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स नहीं बनते, मतलब स्पर्म और ओवम जैसी सेल्स जो हैं वो नहीं बनते। स्पर्म और ओवम को क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। स्पर्म इज अ मेल गैमेट व्हाइल द ओवम इज अ फीमेल गैमेट। It is the simplest form of reproduction and it is most commonly observed in organisms such as amoeba, hydra, yeast, euglena and the sponges. तो इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। यहाँ देखो अमीबा दिखा रखा है, ये हाइड्रा है, ये यीस्ट है और ये यूग्लिना है। ठीक है। The offsprings produced by asexual reproduction are identical to the parent and they are called clones। यानी वो ऑफस्प्रिंग्स जो कि सिंगल पेरेंट से बनती है, वो सिंगल पेरेंट से बनती है, वो अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर होगी, क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो सिर्फ सिंगल पेरेंट का है। तो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट के जैसा दिखेगा एकदम, और उसके लिए वर्ड आता है क्लोन। क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखेंगे हम। इसमें सबसे पहला आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? मतलब जब एक सेल जो है वो दो सेल्स में या दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी? डिवाइड कर जाएगी, उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। इट इज सीन इन अमीबा व्हिच इज आल्सो अ सिंगल सेल। ठीक है। पैरामीशियम सिंगल सेल, यूग्लिना सिंगल सेल। फुल्ली ग्रोन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स, यानी कि आगे चल करके एक फुल्ली ग्रोथ जो सेल्स होगी उसके बाद वो क्या करेगी? वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, फिर सेल स्प्लिट्स हो जाती है टू डॉटर सेल्स के अंदर। देखो क्या दे रखा है इस जगह पर, ये अमीबा दे रखा है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया इसका, है ना, न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर उसके बाद क्या होगा? इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मींस सेल का जो लिक्विड पार्ट है वो डिवाइड किया, और एट द फाइनल एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो गई? डिवाइड हो गई। When a parent cell give rise to the several daughter cells, that it is called multiple fission, which is seen in Plasmodium। क्या होता है जब अगर एक सेल दो में डिवाइड करती है, दो डॉटर सेल्स बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन अगर एक सेल मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाती है तो उससे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम में दिखता है। प्लाज्मोडियम इट इज अ पैरासाइट व्हिच कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस, है ना। चलिए, नेक्स्ट इज बडिंग। अब बड फॉर्म्स ऑन द पेरेंट बॉडी, यानी कि अब क्या होगा बडिंग के अंदर? देखो जैसे एक सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल के ऊपर क्या होगा? एक छोटी सी बड बन जाएगी। बड मतलब एक छोटी सी कलिका जैसे स्ट्रक्चर मान लो। कुछ टाइम तक तो वो अपनी पेरेंट सेल से अटैच रहेगी, देन बाद में उसके बाद क्या होगा? ये अपनी पेरेंट सेल से सेपरेट होकर के न्यू इंडिविजुअल्स बना लेगी। तो देखो, अ बड फॉर्म्स ऑन द पेरेंट बॉडी, बड सेपरेट एंड ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, इट इज सीन इन हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस एंड यीस्ट आल्सो, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, स्पेशल सेल्स कॉल्ड स्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम पेरेंट। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कुछ फंगस होती हैं, उस फंगस के ऊपर क्या होता है? कुछ ऐसी छोटी छोटी सेल्स बनती हैं, इनको बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। ये ऊपर स्ट्रक्चर जो है ये फटेगी, और फटने के बाद ये सारे स्पोर्स कहाँ होंगे? एयर में रिलीज हो जाएंगे। अब ये स्पोर जिस भी जगह पर जाकर के गिरेंगे, उस जगह पर अगर न्यूट्रिशन हुआ तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और नई बॉडी बनाएंगे या नया इंडिविजुअल बनाएंगे। तो ये भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड हो सकता है। द स्पेशल सेल्स कॉल्ड स्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम पेरेंट। एक पेरेंट जो है वो स्पोर रिलीज करता है। स्पोर्स स्पेशल तरह की सेल्स होती है। ईच स्पोर ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर एक स्पोर क्या कर सकता है? न्यू इंडिविजुअल बना सकता है। जो सीन इन ब्रेड मोल्ड, जिसको हम बोलते हैं राइजोपस। ब्रेड के ऊपर जो फंगस आती है जिसको हम बोलते हैं राइजोपस। जैसे यहाँ देखिए ब्रेड के ऊपर फंगस दिखा रखी है, इसको अगर जूम किया तो देखो इस जगह पर यहाँ छोटी सी स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये पॉकेट को बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। बाद में ये फटेगा स्पोरेंजियम और सारे स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। चलिए, ओलंपियाड बाइट्स के बारे में बात करते हैं। क्या है? देखो, इसमें रीजनरेशन एक मेथड दिखा रखा है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ होल बॉडी फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड मैरोफिलक्स, which is example of amoeba, hydra and planaria, or replacement of the lost part, it is called epimorphosis। ठीक है, होता क्या है? देखो, अगर बाई चांस एक ऐसा मेथड जिसमें हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट है बॉडी का, उससे पूरी बॉडी बन सकती है, ठीक है ना।
या फिर कई बार क्या होता है, अगर कोई एनिमल है उसका कोई पार्ट लॉस्ट हो गया है तो वो धीरे धीरे वो एनिमल क्या करेगा, उस पार्ट को वापस से रीजनरेट कर पाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे स्टारफिश दिखा रखी है, और स्टारफिश के अंदर जो है वो उसकी आर्म्स जो है वो किसी कारण से कट गई, तो धीरे धीरे स्टारफिश क्या करेगी, वो अपनी आर्म्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। इट इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ये ओलंपियाड बाइट दिखा रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट अभी देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स। इनके अंदर जरूरत होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स के बनने की, जिनको हम स्पर्म या ओवम कहते हैं। द मेल प्रोड्यूसेस द स्पर्म एंड द फीमेल प्रोड्यूसेस द एग और ओवम। These gametes fuse to form a fertilized egg. ये दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, उसे हम जाइगोट बोलेंगे, और उससे नया बेबी बनेगा। यहाँ देखो ये मेल है, इसने क्या किया, स्पर्म बनाया। ये फीमेल है, इसने क्या किया, ओवम बनाया। ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्म और ओवम आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। देखो ये स्पर्म और ओवम आपस फर्टिलाइज कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट। जाइगोट के बाद में क्या होगा, आगे धीरे 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 सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होने के बाद ये बेबी बनेगा, और ये बेबी बर्थ होगा बाद में, लगभग कब कब, जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसका 9 महीने का, उसके बाद। ओलंपियाड बाइट देखिए क्या है। और मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स हैव अ सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिजम्स की बात करूं मैं, उनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड द फीमेल प्रोड्यूसेस एग और ओवा। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। मतलब या तो मेल होगा वो ऑर्गेनिज्म या फीमेल होगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, ओके। हाउएवर इन सम ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म, इसमें अर्थवॉर्म में, एंड लीच have both male and female sex organs at the same organism। यानी किसी किसी में क्या होता है, मेल भी उसी में और फीमेल भी उसी में, मतलब स्पर्म भी उसी में बनेंगे और ओवम भी उसी में बनेंगे। ठीक है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट और द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। इनको हम हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब यहां देखो, अगर बाई चांस बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में अगर हमें बात करना है, तो इसका मतलब ये है कि एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। इसका एग्जाम्पल धतूरा दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद में यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, या तो मेल पार्ट है उस फ्लावर में या फीमेल पार्ट है उस फ्लावर के अंदर। मेल पार्ट अलग प्लांट पे बनेगा मेल फ्लावर में, फीमेल पार्ट अलग प्लांट पे बनेगा। तो ये पपाया के अंदर मिलता है हमें। पपाया के अंदर एक प्लांट पे या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। अब होगा क्या, देखो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज होना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। When the sperm and ovum fuse together, they form a new cell known as a zygote. This process of fusion of the sperm and ovum is called fertilization. Fertilization is of the two types, external and internal. ठीक है। देखो यहां फर्टिलाइजेशन है, ये है ओवम और ये है स्पर्म, ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं। हमें ध्यान रखना, एक ही ओवम के साथ एक ही स्पर्म फ्यूज होता है, मल्टीपल स्पर्म्स फ्यूज नहीं होते। ठीक है। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, और फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। When the fusion of male and female gametes takes place inside the body of the female organism, हमेशा ध्यान रखना फीमेल की बॉडी में ही ट्रांसफर किए जाएंगे मेल गैमेट्स। ठीक है ना, यानी फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होगा, मेल की बॉडी में नहीं होगा। इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल देखो, बर्ड्स हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, लिजार्ड्स हो सकती हैं, और ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। ठीक है ना, एक्सेट्रा। यहां देखो इस जगह पर दिखा रखा है कि मेल जो है, और ऊपर दिखा रखा है और नीचे फीमेल दिखा रखा है। मेल अपने स्पर्म्स जो है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें मेल अपने गैमेट्स बाहर निकाल देता है बॉडी से और एनवायरनमेंट में निकालता है, और वहीं दूसरी तरफ जो फीमेल होती है वो अपने ओवम वो भी अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है और एनवायरनमेंट में निकाल देती है। और वो एनवायरनमेंट कैसा है, मोस्टली वो एनवायरनमेंट होता है पानी। तो मेल भी अपने स्पर्म पानी में छोड़ता है, फीमेल भी अपने ओवम पानी में छोड़ देती है, और कोइंसिडेंसली वो दोनों आप पानी में ही क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। इसलिए दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा कुछ फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स वगैरह जो है उनमें देखा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन टेक्स अकर
outside the body of the female organism is called external fertilization. Here the eggs and sperms are released outside the body where the fertilization takes place. Okay, this process is generally observed in animals that live into near the water bodies. ठीक है, the gametes colloid with each other in the random and the fertilization takes place. एग्जाम्पल मैंने दिया था फ्रॉग और फिशेस का. देखो इस जगह पर क्या किया, ये फ्रॉग है, उसने अपने एग्स बाहर निकाले, ठीक है ना, ये एग्स जो होंगे वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना. उसके बाद यहाँ एग्स दिखा रखे हैं, स्पर्म नहीं दिखा रखे, स्पर्म मेल पार्ट से आएंगे, है ना, या मेल फ्रॉग से आएंगे. फर्टिलाइज होने के बाद धीरे धीरे ये लार्वल स्टेजेस हैं, लार्वल स्टेजेस से होते हुए ये वापस से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ओलंपियाड बाइट फिर से है, देखो क्या कहता है, The animals which lay eggs are called oviparous animals. हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें हम oviparous animals बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल lizards, frogs and fishes etc. The animals which gives birth to young ones or babies are known as a viviparous. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बच्चे नहीं, सॉरी, जो अंडे नहीं देते और डायरेक्टली यंग वंस यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं viviparous animals. जैसे rats, squirrels, cow, बफेलोज, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो क्या है, विविपेरस है. और वहीं लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, फिशेस, स्नेक्स जो है ये क्या है, ओविपेरस है, क्योंकि ये अंडे देते हैं. देखो सेल्फ टेस्ट क्या कहता है, सेल्फ टेस्ट 1 जो है, द हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बडिंग, मल्टीपल फिजन एंड नन ऑफ दिस. तो हमें पता है हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यानी इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है. हाइड्रा, फ्रॉग, अमीबा और शिप. तो आपको पता है हाइड्रा तो नहीं करेगा, ठीक है ना, ये तो बडिंग करता है. फ्रॉग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, शिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो क्या बनेगा, अमीबा बचेगा, है ना. तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाइनरी फिजन से, फ्रेगमेंटेशन से, मल्टीपल फिजन से या स्पोर फॉर्मेशन से. तो हमने अभी भी पढ़ा है कि वो मल्टीपल फिजन से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें मिलता है, ह्यूमंस, फ्रॉग, कैटल्स एंड बर्ड्स. तो अभी अभी जस्ट देख के आए हैं फ्रॉग्स और फिशेस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का. क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस, इनमें से कौन सा विविपेरस है. पिकॉक नहीं, वो अंडे देता है. फ्रॉग नहीं, वो भी अंडे देता है. हाउस लिजर्ड भी अंडे देती है, लेकिन जो स्क्विरल होती है वो एक मैमल है और वो विविपेरस होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में, यानी ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन जो है उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं. Human beings are sexually reproducing organisms that exhibit well-marked sexual dimorphism. Example, male and females can be distinguished externally. Both the sexes have different reproductive system. यानी कि मेल और फीमेल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं, हम बाहर से देख करके पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, क्योंकि दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं. ठीक है. Fertilization is internal and the development of zygote is a fully formed individual occurs inside the body of female. Female gives the birth to young ones, that is called viviparous. यानी कि जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, उसके बाद में जो डेवलपमेंट होगा जिसको हम एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, वो भी पूरा फीमेल की बॉडी के अंदर होगा. और एक बार पूरी डेवलपमेंट होने के बाद वो फीमेल एक बच्चे को जन्म देगी. देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम बारे में बात करते हैं. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: टेस्टिस, a pair, sperm ducts, a pair, urethra and penis. सुनो क्या है, यह है टेस्टिस. ओके, क्या है, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये रे टेस्टिस. थोड़ा दूसरा ले लेते हैं. देखो ये है टेस्टिस, ठीक है ना. इन टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं. क्या बनते हैं, स्पर्म्स. ये जो स्पर्म्स हैं, इनको बनने के बाद एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस. ये वास डेफरेंस जो होती है वो ट्यूब होती है. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पर्म डक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी एक पेयर है. टेस्टिस भी एक पेयर में
और वास्ट डेफरेंस यानी स्पर्म डक्ट भी एक पेयर में। फिर उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ऐसी डक्ट है जहां से यूरिन भी बाहर निकलता है और स्पर्म भी बाहर निकलता है। और इसके बाहर वाला जो पोर्शन होता है, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज अ पेनिस। क्या है? पेनिस। इट इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मेल। देखो इसमें क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है। टेस्टिस सिंगुलर होता है, टेस्टीज is present in a pair and are located within a bag-like structure, scrotal sac outside of the body. A testis is made up from a numerous coiled tubes that produce sperm cells. When a male reaches the puberty, the testes are stimulated by the pituitary gland and produce the male sex hormone testosterone. अब होगा क्या, देखो, जैसे ये टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स। इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। प्यूबर्टी आने के बाद इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और ये इंड्यूस कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये काम करवाते हैं उसको प्यूबर्टी के बाद। इसके अलावा इन्हीं टेस्टिस के अंदर यहाँ बाहर की तरफ कुछ सेल्स मिलती हैं। ये सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन निकलवाती हैं। इनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। और ये क्या निकलती है, टेस्टोस्टेरोन निकालती है। ओके, तो स्पर्म के क्या हो गए, दो फंक्शन हो गए। नंबर फर्स्ट मेल गैमेट्स यानी स्पर्म बनाना, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। उसके बाद आती है स्पर्म डक्ट, जिसको हम वास्ट डेफरेंस भी बोलते हैं। इज अ नैरो ट्यूब दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन ईच टेस्टिस। और वो एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ये रही, ठीक है। Several fluids are secreted inside these tubes are different glands which mix with the sperm to form a fluid called semen. अब ये ट्यूब्स जो होती हैं, अब इस ट्यूब्स के बीच बीच में आपको कई सारी ग्लैंड्स दिखाई देती हैं। वो कुछ केमिकल सिक्रेट करती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। और वो जो ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, अब मैं बात करूं, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड्स होती है जो इस ट्यूब के बीच बीच में लगी होती है। ये तीनों का केमिकल और स्पर्म आपस में मिलकर के एक लिक्विड बनाते हैं जिसको हम सीमेन कहते हैं। पेनिस ट्रांसफर द सीमेन विद स्पर्म्स टू द फीमेल बॉडी। और पेनिस जो होता है वो हेल्प करता है फीमेल की बॉडी में स्पर्म ट्रांसफर करने में। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब इनसाइड द पेनिस थ्रू द विच सीमेन एंड यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी। यानी ये रही, ये पेनिस के अंदर की तरफ जो निकलने वाली जो ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। और जिससे कि सीमेन और यूरिन दोनों ही आगे जाएंगे, लेकिन टाइमिंग दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ये है, देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली होती है ओवरीज, जो बॉडी के अंदर ही लगी हुई होती है, पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक रीजन क्या होता है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट वाला हिस्सा है, उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। वहां लगी होती है दो, यानी वन पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। उसके बाद यहां बनते हैं ओवम, यहां बनेंगे ओवम, ये बनते हैं ओवम यहाँ पे। और ये ओवम रिलीज होकर के इस ट्यूब में जाता है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ओके। और इसी फैलोपियन ट्यूब में अगर बाहर से स्पर्म आ जाते हैं, इसी फैलोपियन ट्यूब में अगर बाहर से स्पर्म आ जाते हैं, तो स्पर्म और ओवम क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे यहाँ पे, और बनेगा जाइगोट, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब भी कितनी होती है, दो। अब जाइगोट बनने के बाद वो इस यूट्रस वाले पोर्शन पे आकर के क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और 9 महीने तक बेबी का डेवलपमेंट यही होगा। फिर यूट्रस का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पतला सा, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। फिर ये नीचे वाला सबसे लोअर पोर्शन दैट इज वेजाइना, इट ओपन्स टू आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और एक वेजाइना के बाहर वाले पोर्शन पर एक पतली सी मेम्ब्रेन दिखाई देती है, उसे बोलते हैं हाइमन, ठीक है। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे क्या है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ओवरीज जिनको एक पेयर में होती है,
ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं वो भी एक पेयर में होती है, यूट्रस एंड द वेजाइना। Ovaries produce and release ova. Each ovary has a shape and size almost as an almond. यानी कि एक ओवरी जो है उसके शेप और साइज लगभग बादाम के जितना होता है, आलमंड जितना होता है। When a girl reaches to the puberty, जब एक गर्ल puberty स्टेज में आती है, the ovaries are stimulated by the pituitary gland. Ovaries are also stimulated by the pituitary gland to produce female sex hormone estrogen. ठीक है? Oviduct जिसको हम बोलते हैं fallopian tube carries the ovum and released by each ovary. Oviduct में क्या होता है? ओवम रिलीज होगा, उसके बाद में वो इस ट्यूब में जाएगा। फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन यहीं पर होगा, कहां? ओविडक्ट में। यूट्रस क्या होता है? इट इज द ऑर्गन वेयर द जाइगोट मैच्योर्स एंड द ग्रो टिल इट इज रेडी टू बॉर्न। यानी यूट्रस में क्या होगा? जाइगोट जाकर के इंप्लांट होगा, इंप्लांट होने के बाद जब तक वो 9 महीने तक रेडी नहीं होगा जन्म लेने के लिए, बर्थ के लिए, तब तक वो यहीं पर डेवलपमेंट करेगा। ठीक है? द एम्ब्रियो डेवलपिंग बेबी ग्रोज एंड डेवलप इनसाइड द यूट्रस which is also called womb. इसको womb भी बोलते हैं, बच्चेदानी भी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है ना? वेजाइना क्या होता है? इट रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर वो पेनिस को रिसीव करती है ताकि स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर किए जा सके। ओलंपियाड बाइट है, देखो क्या है, देखो each oviduct or fallopian tube extend from the periphery to the each ovary to the uterus. It is a funnel shaped part close to the ovary is called infundibulum and the edges of infundibulum that possess a finger like projections is called fimbri. देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये ओविडक्ट है, ठीक है ना, और यहां लगी हुई होती है ओवरी। ठीक है? इसका सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है वैसे फनल शेप्ड होता है ना, कीप के जैसे से फनल शेप्ड पोर्शन है इसका। ठीक है ना? अब इसके ऊपर क्या लगी हुई होती है? कुछ हेयर लाइक तो मैं नहीं कहूंगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलूंगा, ज्यादा सही है। ऐसे उन्हें हम बोलते हैं फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करते हैं? जैसे ही यहां से ओवम रिलीज होता है, ये फिम्बरी इसको कलेक्ट कर लेते हैं और ओविडक्ट में भेज देते हैं। It is called infundibulum leads to the wider part of the oviduct called ampulla. It last narrow part of the oviduct is called isthmus. अब देखो ये वाला जो पोर्शन है जो फनल शेप्ड है उसे बोलते हैं infundibulum. ओके, ठीक है? इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? फिम्बरी लगे हुए होते हैं। ठीक है? और उसके बाद अगर मैं बात करूं, infundibulum leads to a wider part of oviduct called ampulla. उसके बाद यहां देखो इस जगह पर यहां एक चौड़ा हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। और एम्पुला के बाद में एक नैरो पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं isthmus। ठीक है? द फीमेल गैमेट और एग और ओवम इज राउंड इन शेप एंड लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। एग पता है लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है। इट कंसिस्ट a large amount of cytoplasm which nucleus is suspended. यानी इसके अंदर क्या होता है? एक एग सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है? मेल गैमेट और स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। स्पर्म जो है वो सबसे छोटी ह्यूमन सेल है। इट इज अ हेड, मिडिल पीस एंड अ लॉन्ग टेल। देखो यहां इस जगह पर ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है? ये नेक वाला पोर्शन है, ये मिडिल पार्ट है और ये लंबी सी टेल है जो चलने में हेल्प करती है। ठीक है? उसके बाद देखो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहां से होता है, कैसे होता है? इन ह्यूमन बीइंग्स द फर्टिलाइजेशन और द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम अकर्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। कहां मिलेगा? एंटीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट में फ्यूजन होता है। एंटीरियर पार्ट मींस के यहां इस जगह पर जो आपको एम्पुला वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इस जगह पर वहां क्या मिलेगा? फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, This is the first step of the process of reproduction. ये reproduction का पहला स्टेप है। ठीक है? The sperm enter into the vagina, pass through the uterus and go to the oviduct. ठीक है? The tail of sperm helps them in moving to reach to the oviduct. ठीक है? If at the same time the ovary of woman release an egg or ovum, then the egg is also goes to the oviduct. यानी sperm भी same time पर oviduct में आएंगे और sperm भी आएंगे। ठीक है? One of the sperm enters into the egg. ठीक है? This process is called fertilization. During the fertilization, the nucleus of sperm fuses with the nucleus of egg or cell to form a single nucleus. देखो आपको पता है क्या? ये पूरा का पूरा sperm जो होता है ना, ये ओवम के साथ फ्यूज नहीं होता। ये ओवम के साथ फ्यूज नहीं होता। जो इसका न्यूक्लियस होगा सिर्फ वही न्यूक्लियस ओवम के अंदर जाएगा। This results to the formation of fertilized egg is called zygote. उसके बाद क्या बनेगा? zygote बनेगा। Thus, a sperm combines with the egg in the oviduct and it fertilizes to form a zygote. यानी कि जब sperm
ओवम से जाकर के फ्यूज करेगा तो वो जाइगोट बनने को इंड्यूस करेगा। जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेबी। यहां से न्यू बेबी बनने की शुरुआत होगी और अ न्यू इंडिविजुअल बनने की भी शुरुआत यहीं से कह सकते हैं हम, क्योंकि अब ये जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगा, धीरे धीरे सेल्स के नंबर बढ़ेंगे और बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। यहाँ देखो इस जगह पर आपको दिखा रखा है, ये स्पर्म आ रखे, इनमें से कोई एक स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। यहाँ इस जगह पर ओवम चला गया था और सेम इसी टाइम पर अगर यहाँ पर स्पर्म आ गया था तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये देखो धीरे धीरे सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, 2 सेल वाली स्टेज, 4 सेल वाली स्टेज, 8 सेल वाली स्टेज, धीरे धीरे आगे बढ़ता 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 यहाँ पहुंचेगा कहाँ, यूट्रस में, और वो इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ, है ना। When the fertilization fails to occur, when the ovum survives for the some time and then it expelled out of the body with the inner uterine lining, that is called menstruation। आपको पता है क्या होता है, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस ओवम का क्या होगा, जो हर महीने रिलीज होता है एक फीमेल के अंदर, वो यूट्रस से होते हुए आगे वेजाइना से होते हुए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। और इसी के बाद क्या होगा, जो फीमेल के यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो भी बाहर निकल जाएगी लिक्विफाई होकर के। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो एक फीमेल में हर मंथ आता है, ठीक है ना, अगर ओवम फर्टिलाइज ना हुआ तो। ओलंपियाड बाइट के बारे में बात करेंगे। Some women are unable to have babies because their fallopian tubes are blocked and the male gametes cannot come to the contact with the female gametes. Thus, the problem can be overcome through the in vitro fertilization or the test tube baby program। होता क्या है देखो, कुछ फीमेल्स के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो ब्लॉक होती हैं, तो स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाते ओवम तक, इस कारण से उनमें फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता और वो बेबी कैरी नहीं कर पाती। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऐसी फीमेल्स को बेबीज जो है वो होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट इज अ टेक्निक, it is a technique, ova from a woman and sperm from a man are collected and induced to the form zygote under the stimulated conditions in the laboratory। यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि वो ओविड ट्यूब जो ओविडक्ट है वो तो ब्लॉक है, तो हम क्या कर लेंगे, ओवम को बाहर निकाल लेंगे और वहां मेल से स्पर्म को बाहर निकालेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों से जाइगोट बनवाएंगे और फिर उस जाइगोट को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, यूट्रस के अंदर, ठीक है। द जाइगोट इज प्लेस्ड in the mother's uterus after about a week and the complete development takes place in the uterus, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी, यानी क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है कि यार ये लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स। एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म और ओवम जो होते हैं ना, जैसे ये स्पर्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्रोमोसोम्स मिलेंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम्स एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर मैं इसको बताऊं, इसके अंदर ऐसे डीएनए है, ये डीएनए कुछ इस तरह से एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स बनाते हैं, बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। द क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी कि इसके ऊपर क्या होता है, कुछ छोटी छोटी स्पेशल स्ट्रक्चर्स लगी होती है जिनको हम बोलते हैं जीन्स। इन्हीं के पास वो मैसेज होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, या और भी बॉडी के अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन इन्हीं जीन्स के पास में होती है। Each cell contains 23 pairs of chromosomes including 1 pair of sex chromosome। हमारे अंदर हर एक सेल जो है उसके पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर बाई चांस एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, 23 + 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी 23 पेयर हो गए, है ना, 23 क्या हो गए, पेयर हो गए। इनमें से जो 44 क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ये मेल और फीमेल में सेम ही होते हैं, और जो 45 और 46 नंबर जो पेयर होता है ना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एलोसोमल क्रोमोसोम्स, एलोसोमल क्रोमोसोम्स। अब इनमें क्या होता है देखो, फीमेल जो है उसके पास में जो एलोसोमल क्रोमोसोम अलग होते हैं, और जो मेल होता है
उसमें अलग होता है। फीमेल के अंदर ये होते हैं एक्स एक्स 45 और 46, और मेल के अंदर होते हैं ये एक्स और वाई। ठीक है, अब होगा क्या ये सुनो, जब एक मेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो कैसे हैं 44 प्लस एक्स वाई है, और एक फीमेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है और वो अरेंज्ड है कैसे 44 प्लस एक्स एक्स से। अब होगा क्या, स्पर्म बनते टाइम पर मियोसिस होता है। मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। अब यहां अगर मैं बात करूं, ये बनाएगा स्पर्म, ये बनाएगा स्पर्म, और ये बनेगा ओवम। ठीक है, यहां सॉरी ये तो दोनों स्पर्म ही बनेंगे, ये बनेगा स्पर्म और यहां बनेगा ओवम, है ना, ये बनेगा ओवम। ठीक है, अब 44 के अंदर 22 यहां चले जाएंगे, 22 यहां चले जाएंगे, चलो ठीक, यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y, एक x यहां चला जाएगा, एक y यहां चला जाएगा। बोलो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये मामला हो गया यहाँ पे, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर आधे रह गए। और यहाँ सेम जो ओवम बनेंगे तब भी ऐसे होगा, 22 प्लस एक्स यहां हो जाएगा 22 प्लस एक्स, होगा कि नहीं। और आपको दिख रहा है कि ओवम जो है वो दोनों सेम ही है, ओवम दोनों सेम है, लेकिन स्पर्म दो तरह के बन रहे हैं, एक वो जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और एक वो जिसमें वाई क्रोमोसोम है। तो अगर बाई चांस ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो वाला स्पर्म इस ओवम के साथ जाकर के मैच करेगा, तो 22 और 22 क्या हो जाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स, यानी ये कौन होगा, फीमेल होगी, है ना। अगर यही स्पर्म इस ओवम के साथ जाकर के फर्टिलाइज करेगा तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन ही बनेगी, ये भी लड़की होगी। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाकर के मैच करेगा इसके साथ में, देखो कुछ इस तरह से, ये इसके साथ जाके मैच करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और ये वाई क्रोमोसोम वाला अगर इस ओवम के साथ जाकर के फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और आपको पता है एक्स वाई जो है वो लड़के हैं और एक्स एक्स जो होती है वो लड़की है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 50-50% पॉसिबिलिटीज है लड़का और लड़की होने की, लेकिन ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम गया तो लड़का होगा और एक्स क्रोमोसोम जो है वो लड़की के लिए होगा। यहां देखो हमने कहा each cell contains 23 pairs of chromosome including one pair of sex chromosome। ठीक है, there are the two type of sex chromosome that is X and Y named after their shape, उनकी शेप के बेस पर उनका नाम दिया गया है। Female cells contains XX pair of sex chromosome, ठीक है। Male cells have a XY pair of sex chromosome, ठीक है। Both male and females inherit the one sex chromosome from mother and one sex chromosome from the father। यानी कि आप खुद देखोगे, अभी मैंने जो पीछे समझाया आप खुद देखो, क्या हर एक इंडिविजुअल के अंदर अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम आया तो एक एक्स फादर से आया है और एक एक्स मदर से आया होगा, है ना। वहीं अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो वाई फादर से आया होगा और एक्स मदर से आया होगा। तो हर एक इंडिविजुअल में एक सेक्स क्रोमोसोम फादर से और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम मदर से आया हुआ होता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस दैट द जाइगोट विल डेवलप इनटू द मेल, यानी वाई क्रोमोसोम के कारण हम ये डिसाइड करते हैं कि जाइगोट जो होगा वो मेल में कन्वर्ट होगा आगे चल करके। The gamete sperm and ovum contains only one set of chromosomes consisting of one number of each pair, ये भी ठीक है। Ovum contains one X chromosome, ovum दोनों में से कोई भी ovum हो X chromosome मिलेगा, while the sperm में contains either X और Y। sperm में हमने कहा था या X हो सकता है या Y हो सकता है, ठीक है। When the ovum get fertilized, the sex of baby will depend on the which sperm fertilized from it। अभी भी मैंने बताया था कि अगर जो स्पर्म जाकर के मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि होने वाला बेबी मेल होगा कि फीमेल होगा। इफ अ स्पर्म कैरिंग अ एक्स क्रोमोसोम इट फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है, एंड द बेबी विल बी अ गर्ल एक्स एक्स, ठीक है। इफ द स्पर्म कैरिंग द वाई क्रोमोसोम एंड द फर्टिलाइज टू द ओवम द बेबी विल बी अ बेबी बॉय एक्स वाई। ये भी बताया था अभी, जस्ट समझाया हमने, ये सेम चीज हमने ये बनाई है। देखो अभी फादर है उसमें एक्स वाई होगा, मदर में एक्स एक्स होगा। फादर में जो स्पर्म बनेंगे उसमें या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। फीमेल में दोनों में ही एक्स एक्स होंगे। अगर ये एक्स वाला क्रोमोसोम एक्स के साथ जाकर के मिलेगा, ओवम के साथ जाके मिलेगा तो फीमेल होगी, और अगर ये वाई वाला क्रोमोसोम जाकर के किसी ओवम के साथ मैच करेगा तो ये मेल होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो जो है उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं हम। द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स, ठीक है,
रैपिडली एंड मेक टू द बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जाइगोट क्या होगा, अपनी सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन करेगा और उसके बाद कई सारी सेल्स का एक गुच्छा बनाएगा। इट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो मूव्स डाउन टू द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। आपको पता है ये डिवाइड करता करता कहां जाएगा, यूट्रस की तरफ जाएगा। ठीक है, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। वो यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग के अंदर जाकर के चिपक जाएगा, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। When the embryo settles down in the uterus, the woman is said to have become pregnant or said to have conceived. जब ये जा करके वहां पर इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो, तब हम कह सकते हैं कि एक फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट देखिए, सेल डिवीजन एंड जाइगोट डेवलपमेंट। एम्ब्रियो रिसीव इट्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द मदर्स ब्लड, यानी कि जो बच्चा है उसके पास में न्यूट्रिशन कहां से आएगा, मदर से आएगा। The embryo grows and develops rapidly within the mother's womb or uterus, and all the major systems of the body begin to develop. Okay, gradually the different body parts and the major internal organs start to develop. ठीक है, this stage of the growth of embryo where the most of the body parts can be identified is known as a fetus. जब तक वो एक गुच्छा था सेल्स का तब तक वो एम्ब्रियो था, लेकिन जैसे जैसे बॉडी के सारे पार्ट्स उसके डेवलप होने चालू हो गए, हम क्या करने लगे, अब उसे एम्ब्रियो नहीं कर करके हम उसे फीटस कहेंगे। द बॉडी स्टेज एंड ग्रोज इनसाइड द मदर्स वॉर्म। ठीक है, ये बॉडी के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही डेवलपमेंट चल रहा होता है। फॉर अबाउट द 40 वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट फुल्ली, दिस इज पीरियड इज कॉल्ड गैस्ट्रेशन पीरियड। लगभग 40 हफ्ते तक का जो पीरियड है उसे गैस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद में ये बेबी जो होगा उसका जन्म होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इट रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि यहाँ आपको एक बात बताता हूँ कि बेबी जो है उसके पास में एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसे बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। ये रही अम्बेलिकल कॉर्ड, ऐसे जो उसकी नाभि से जुड़ी हुई होती है यहाँ। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा होता है यहाँ से न्यूट्रिशन जाता है बेबी को, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल भी बेबी से बाहर निकलता है, वो भी प्लेसेंटा से होते हुए फिर मदर की बॉडी से होते हुए निकल जाता है। ठीक है, व्हेन द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड द वॉल ऑफ यूट्रस बिगन टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब एक बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, शिशु पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तो यूट्रस की वॉल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। इट ऑर्डर टू पुश द बेबी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। ये मदर की बॉडी से क्या करेगा, बेबी को पुश करने में हेल्प करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। देखो एक मदर है, उसके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हुए देखो इसका हेड बाहर आया और पूरा बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये रही प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी बाद में बाहर निकल जाती है। हम ओलंपियाड बाइट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो ओलंपियाड बाइट। इन बर्ड्स जस्ट लाइक हैन, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। उसमें शुरू में जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेवरल लेयर्स ऑफ योक एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर डिपॉजिटेड अराउंड द एम्ब्रियो, द वॉल ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस। अब उसके बाद क्या होगा, उस ओवम के या एग के चारों तरफ क्या होता है, कई सारी लेयर्स जो होती है वो जमा हो जाती है। ठीक है, एज रिजल्ट द हार्ड शेल विच इज आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। धीरे धीरे क्या होता है, कैल्शियम की एक हार्ड कवरिंग भी बनने लगती है उस एम्ब्रियो के चारों तरफ। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ चिक प्लेस इनसाइड द एग शेल। अब उसके बाद में क्या होगा, वो एग बनने के बाद में वो फीमेल्स जो होती हैं वो एग को बाहर दे देती है। आगे का डेवलपमेंट उस अंडे के अंदर होगा और फीमेल की बॉडी के बाहर होगा। द हेंस एग टेक्स अबाउट 3 weeks फॉर द एम्ब्रियो डेवलप टू द चिक एंड hen provides to sufficient warmth to the egg by the sitting over it। इसीलिए जो बर्ड्स होते हैं वो उस अंडों को गर्मी देने के लिए उनके ऊपर बैठते हैं। ठीक है, that is called brooding। Okay? When the development of chick is completed, the egg shall burst and the chick comes out। जब पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा तो बच्चा उस एग को फोड़ करके यानी बाहर आएगा। इसके बाद देखो स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, स्पर्म में क्या मिलता है, हेड, मिडिल पीस, टेल या ऑल ऑफ दिस। आपको पता है कि स्पर्म के अंदर तो सारी चीजें मिलती है, तो ऑप्शन 4। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ अ फुल टर्म फीटस इज कॉल्ड, फुल टर्म फीटस जो है उसकी डिलीवरी के लिए जो टर्म यूज की जाएगी क्या होगी, पार्चुरेशन, गैस्ट्रेशन, मेंस्ट्रुएशन या इम्प्लांटेशन। तो अभी हमने देखा इट इज पार्चुरेशन। नेक्स्ट देखिए थर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल्स व्हिच रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम द मेल एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है,
यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल जो होगी वो स्पर्म रिसीव करेगी वो क्या है, ओविडक्ट है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है या वेजाइना है, तो वेजाइना में ये काम होगा। ठीक है, रिपीटेड सेल डिविजन्स इन जाइगोट गिव्स राइज टू, जो रिपीटेड सेल डिवीजन है जाइगोट में उसके कारण क्या बनता है, एम्ब्रियो, इन्फेंट, गैमेट्स या नन ऑफ दिस, तो वो बनता है एम्ब्रियो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5, व्हेन एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इनटू द सॉफ्ट थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहां है, थर्ड नंबर पे इम्प्लांटेशन। क्या नेक्स्ट देखो, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ही जैसे एनिमल्स को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एग जब फूटेगा, अंडा जब फूटेगा, तो एक मेच्योर एनिमल के जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा बल्कि बीच में लार्वा स्टेज बनेगी। फिर उस लार्वा स्टेज में भी क्या होगा, चेंजेस आएंगे और चेंजेस आने के बाद एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो बीच में लार्वा स्टेज आती है और लार्वा स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है ना, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। देखो क्या है, मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, न्यूली हैच्ड यंग वंस ऑफ सम ओविपेरस एनिमल्स डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स। हाँ, कुछ एक ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें अंडे फूटने पर एडल्ट के जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं आता बल्कि एक बीच में लार्वा स्टेज आता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड लार्वा। दे हैव टू अंडरगो वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस टू बिकम एडल्ट्स। वो एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए कई सारे चेंजेस शो करते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज शोन बाय सम एनिमल्स सच एज अ फ्रॉग, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। मोस्टली अगर मैं बात करूं ना तो सारे इंसेक्ट्स में ऐसा होता है मोस्टली। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखो ये जो आप दिख रहा है लार्वा, ये लार्वा जो है वो कैसा है, वो किसका है, मच्छर का लार्वा है। फिर एक प्यूपा स्टेज आएगी बीच में और देन एडल्ट स्टेज दिखेगी। ठीक है ना, इट इज द लाइफ स्टेज ऑफ मॉस्किटो। और ये लार्वा कैसे निकलता है, लार्वा अंडे से निकलेगा। अब देखो जैसे लाइफ साइकिल है फ्रॉग और बटरफ्लाई की, देयर आर द थ्री मेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लार्वा जिनको हम टैडपोल बोलते हैं और वहां से एडल्ट फ्रॉग बनेगा। द यंग वन ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल, यानी कि जो जैसे अंडा फूटेगा तो उससे जो लार्वा निकलेगा उसे टैडपोल कहेंगे, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग, जो कि एडल्ट से एकदम अलग दिखता है, वो मछली के जैसा दिखता है उल्टा। The tadpole undergoes to the series of changes during the development and finally become an adult frog. It loses its tail, developing lungs and the breathing and grows legs. उसके पास में lungs जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं, टेल गायब हो जाती है और टांगे बनने लगती है। देखो क्या है, सबसे पहले एग थे, एग से निकला लार्वा। लार्वा में धीरे धीरे जो है वो टांगे डेवलप होनी चालू हुई और एग जो है जो टेल है वो धीरे धीरे लॉस होनी चालू हुई। तो टेल लॉस होते ही वो सीधा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली देयर आर 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में भी क्या होती है, 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले एग, एग टूटेगा तो उसके बाद बनेगा कैटरपिलर, लार्वा, उसके बाद आएगी प्यूपा स्टेज एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम प्यूपा। देखो क्या है, जैसे ये एग है, एग टूटा, ये बना कैटरपिलर लार्वा, उसके बाद ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाएगा, उसे हम बोलेंगे प्यूपा। प्यूपा जब फूटेगा तो उससे एक एडल्ट बटरफ्लाई निकलेगी और ये रही एडल्ट बटरफ्लाई जो कि नेक्स्ट अंडे भी दे सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की। देखो क्लोनिंग क्या होता है, आज जो साइंस है वो इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमने किसी एक सिंगल पेरेंट से, देखो जनरली ऐसा नहीं होता एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक ही सिंगल पेरेंट्स जो है, मतलब मोस्टली जो एडवांस एनिमल्स होते हैं उनमें सिंगल पेरेंट्स से अपने एक बच्चा बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजीज से हमने कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करी है जो कि किसी एक सिंगल पेरेंट से बेबी का डेवलपमेंट करवा सकती है। और आपको पता है अगर एक सिंगल पेरेंट बेबी बनाएगा तो उसे हम क्लोन कहेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ प्रोसेस जो है वो हुई क्लोनिंग की। क्लोनिंग क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Any two animals which contain exactly the same genes are called genetically identical. Such animals are called clones. यानी दो animals जिनका DNA एकदम similar है उनको हम clone कहेंगे। A clone in an exact copy of its parents. The cloning of a large animals was successfully done for the first time by Ian Wallman and his colleagues of the colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है। They cloned a sheep named Dolly. सबसे पहले क्लोन बनाया गया एक भेड़ का जो कि डॉली भेड़ थी,
फ्रॉम इट्स पेरेंट शिप इज कॉल्ड पेन डेजर्ट शिप, ठीक है, और फीमेल शिप थी वो। डॉली वाज बोर्न इन 5 जुलाई इन 1996। द डॉली वाज फाउंड इन द जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द फिनरस्ट शिप, यानी कि वो अपनी मदर शिप के एग्जैक्टली सिमिलर थी, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या गया था, ये सुनो। सबसे पहले क्या किया गया था, दो डीएनए जो थे, जो अलग अलग फीमेल्स के थे, वो आपस में मैच किए गए, ठीक है ना, कि हाँ दोनों में एक्स क्रोमोसोम है। उसके बाद में एक फीमेल का ओवम निकाल करके वो एक न्यूक्लियस जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे पूरे के पूरे, वो उसमें डाल दिया गया, किसमें, ओवम में। और आपको पता है ओवम जो है उसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम हो गए पूरे तो वो जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट जो है वो धीरे धीरे सेल डिवाइड करेगा और डिवीजन करते 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 क्या किया गया, वो उससे एम्ब्रियो बन गया। और सिर्फ क्या किया गया, एक ही भेड़ से आगे नया उसका बच्चा बना दिया गया, यानी बेबी बना दिया गया, उसे हमने बोला डॉली। वो एक फीमेल थी, है ना। हालांकि इतनी पूरी प्रोसेस जो है वो आपके कोर्स में इतनी नहीं है। The Dolly ship was given birth in a Scottish blackface ship. It was found to be an exactly identical to the origin Findust ship from whose the cell nucleus was taken. So the Dolly was a clone of Findust ship. कुछ नहीं किया गया था, एक नॉर्मल सेल थी, मान लो ये नॉर्मल सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ, यहां से इस न्यूक्लियस को उठा करके ओवम में डाल दिया गया, ये ओवम है, और ओवम में क्या कर दिया गया, ये न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर आपको पता है इसके अंदर ओवम के अंदर 46 क्रोमोसोम होने के बाद ये सेल डिवाइड करेगा और सेल डिवीजन से आगे एम्ब्रियो बना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि टीन एज आ रही है ना। Adolescence is the period of growth and physical differentiation in boys and girls between the childhood and adulthood. Childhood और adulthood यानी बचपन और जो adult stage है उसके बीच की जो stage होती है उसे हम बोलते हैं adolescence, जिसमें कई सारे physical और changes दिखाई देते हैं और कई hormonal changes भी आते हैं। It begins around the age of 11 years and the last up to 18 to 19 years of age. The changes that begins in the body during this period causes girls to grow into the young woman and the boys to grow into the young man. The girls' adolescence began a year or two earlier than the boys. यानी कि गर्ल्स के अंदर एडोलेसेंस बॉयज के कंपैरेटिवली एक साल पहले आती है। प्यूबर्टी क्या होती है, देखो नेक्स्ट देखो, प्यूबर्टी इज अ पीरियड ऑफ लाइफ एट विच अ सेक्सुअली इमेच्योर बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मेच्योर एंड केपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन। यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें सेक्सुअली इमेच्योर बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाएंगे। तो onset of the sexual maturity occurs in boys in the age of 11 to 16 years and the girls at the age of 10 to 15 years. During the puberty period, sex hormones bring about the changes in the body. These changes helps in distinguish male or female boy from a girl. धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर सेक्स हार्मोन्स बनने चालू होंगे, मेल्स में बनेगा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में बनना स्टार्ट होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने चालू हो जाएंगे, किसमें, मेल और फीमेल्स में। लड़कों की आवाज भारी हो जाएगी, दाढ़ी मूछ आ जाएगी, शोल्डर्स चौड़े हो जाएंगे। फीमेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चेंजेस क्या क्या आते हैं देखो प्यूबर्टी के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। सर्टेन चेंजेस आर कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। इंक्रीज द हाइट, हाइट इंक्रीज हो जाती है दोनों की। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है। Initially, girls grow faster than boys, but the age of 18, boys and girls reaches their maximum height. ठीक है? The rate of growth varies in different sexes, in boys and girls, and also different in different individuals. सब में height body जो होती है वो अलग अलग होती है, growth जो होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ जीन्स पर भी डिपेंड करता है जो उनके पेरेंट्स से आए हैं। Changes in body shape देखो, during puberty boys and girls start looking different due to their certain changes, ठीक है। In boys the muscles of the body become more prominent, their shoulders become broad and chest become wide, ठीक है। In girls the region below the wrist become wider, ठीक है। तो sorry, in girls the region below the waist become wider, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है फीमेल्स के अंदर वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो टू द प्रोवाइड एंड अ हॉर्नग्लास अपीयरेंस, ठीक है। द मसल्स जो होती है वो बॉडी की वो ग्रो करने लगती है, ठीक है। और
और ग्लास अपीयरेंस देती है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो चौड़ा और एक मोटा थिकनेस का एहसास देती है, जो कि थाइस के आसपास जमा हो जाती है मसल्स। चेंज इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस अ प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिकम्स टू ग्रो, यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है गले के अंदर वो लड़कों के अंदर ग्रो होना चालू होता है इन बॉयज, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस आउट इन द थ्रोट एंड इट इज रीजन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। लड़कों के अंदर क्या होता है, ये रीजन इस जगह का, ये रीजन क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ एडम्स एप्पल मार्क्स द एंड ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि जब ये निकल जाएगा एडम्स एप्पल तो हम कहेंगे कि वो एडोलेसेंस का एंड है, अब एडल्ट स्टेज आ चुकी है। The larynx is smaller in girls and then boys it is hardly visible for the outside। लड़कियों में ऐसा नहीं होता, एडम्स एप्पल नहीं दिखता, वो छोटा होता है और वो अंदर ही रहता है, इसीलिए लड़कियों की आवाज जो होती है तीखी होती है। बॉयज डेवलप डीप वॉइस जिसको हम बोलते हैं हॉर्स वॉइस, while the girls develop high pitches sweet voice, है ना। इसके बाद देखिए इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड द सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड्स जो होती है उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। एट प्यूबर्टी बोथ स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेसियस ग्लैंड्स, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, बिकम मोर एक्टिव स्पेशली ऑन द फेस। इसीलिए जो जिस समय एडोलेसेंस होते हैं उस समय फेस पे ऑयल बहुत ज्यादा होता है और एक्ने बहुत हो जाते हैं। इट लीड्स टू द अपीयरेंस ऑफ एक्ने एंड द पिंपल्स ऑन द फेस। This problem can be avoided by the reducing intake the fatty food and also keeping the face clean by the washing prominently and the repeatedly। यहाँ भी बार बार फेस धोएं और ऑयली खाना खाने से बचें, इससे एक्ने नहीं होंगे। उसके बाद देखो मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या डिफरेंस जो डिफरेंशिएशन आते हैं। एट प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक अ टेस्टिस एंड पेनिस बिकम फुल्ली डेवलप्ड इन बॉयज, ठीक है। In girls, the ovaries enlarge and the menstruation release of eggs begins. It leads to the onset of menstrual cycle। यानी फीमेल्स में हर महीने एग रिलीज होने की जो प्रोसेस चलती रहती है menstrual cycle कहते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखो। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड सेक्स हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन बॉडी, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इन मेल्स आर द हार्मोन्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाता है। वहीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में क्या होता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, भारी हो जाती है आवाज, मसल डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास हेयर्स होते हैं वो होते हैं, एंड हेयर्स ऑन फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीज्ड। बॉडी पर चेस्ट वगैरह पर बालों की संख्या ज्यादा आ जाती है, दाढ़ी मूछें आने लगती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं फीमेल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हिप्स, ओके, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, इनमें भी प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है, और बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस साइकिल अकर्स आफ्टर 28 to 30 डेज इन एवरी मंथ। हर मंथ वो 28 से 30 दिन के बाद में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और इस दौरान एक फीमेल एक ओवम रिलीज करती है। क्या सुनो, अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 से 30 दिन तक चलने वाला एक साइकिल होता है फीमेल के अंदर, जिसके मिड पोर्शन पर फीमेल की ओवरी से एक ओवम रिलीज किया जाता है। एक साइकिल खत्म होने के ठीक बाद नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाता है और ये इसकी स्टार्टिंग होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। On attending puberty, the ovaries of female start secreting estrogen hormone and development of ovum is initiated. Each month, one matured egg is released from one to the ovaries into the fallopian tube. This process is called ovulation। यानी कि एक मंथ में अगर एक ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। It is generally happens between 11 to 16 day after the menstruation. It is considered as a fertile time। देखो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन आता है शुरुआत के 3 से 5 दिन तक रहता है वो, यानी एक बात सुन लो, फर्स्ट डे से लेकर के 5 डे तक मान लो, जो पहले 5 दिन होते हैं उसके अंदर वो फीमेल जो है उसका यूट्रस की इनर लाइनिंग लिक्विफाई होकर के बाहर आती है ना, तो उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब यहां से लेकर के नेक्स्ट 11 टू 16 डेज के बीच में कभी भी ओवम रिलीज होगा, इसको फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम पर स्पर्म भी आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा है और फीमेल की प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज भी इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा होती है। बिफोर द रिलीज ऑफ ओवम द बॉडी प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन। द इनर वॉल ऑफ यूट्रस थिकन्स, यानी कि इनर वॉल जो होती है यूट्रस की वो मोटी हो जाती है। दिस इज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर रिसीविंग द डेवलपिंग जाइगोट। ये प्रिपेयर कर रही है खुद को किसके लिए, जाइगोट के लिए।
If the fertilization occurs during the fertile time, the developing zygote gets implanted in the wall of uterus and develop into the embryo. ठीक है. If fertilization does not occur, the thickened inner wall of uterus break down along with blood vessels and the next menstrual cycle begins. So this lining along with the ovum is shed off through the vaginal opening, the form of bleeding. तो उस समय जो ओवम होता है वो और जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है दोनों ही शेड कर दी जाती है. This is called the menstrual flow or the menstruation. The menstrual period is genetically last for about 4 to 7 days. ठीक है. The reproductive cycle takes 28 to 30 days. It is repetitive sexual cycle in human females is known as a menstrual cycle. The first period of the girl's life is called menarche. तो यानी कि जब फर्स्ट पीरियड होता है, इसको पीरियड्स भी बोल देते हैं कई बार, इसको मेनार्क बोलते हैं. ठीक है, जो लगभग 11 to 13 इयर्स के आसपास आता है. आफ्टर अ सर्टेन एज 45 to 50 menstrual cycle of female dramatically stop, which is called menopause. लगभग 10 से 11 साल की उम्र में ये चालू होगा. ठीक है ना, और हर मंथ चलेगा और 45 to 50 एज के बीच में ये बंद हो जाएगा. उसको बोलते हैं menopause. After this menstrual cycle also stops. ठीक है, this is called menopause. हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सेल्फ टेस्ट 3 की. Then metamorphosis occurs in frog, butterfly, mosquito. In all of these metamorphosis सभी में होता है. Stages in life cycle of the silkworm are. silkworm एक इंसेक्ट है, उसके अंदर स्टेजेस कौन कौन सी होती है? एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, एग, प्यूपा, एडल्ट, एग, टेडपोड, एडल्ट और लार्वा, प्यूपा, एडल्ट. तो आपको पता है एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट में आएगा, वो भी बटरफ्लाई के जैसा ही होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड क्या? मेंस्ट्रुअल मैच्योरेशन ऑफ एग एंड इट्स रिलीज हो सकता है, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल हो सकता है, शेडिंग आउट यूटेराइन वॉल एंड ब्लीडिंग ये भी हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दिस. उसके बाद फोर्थ देखो, बेबीज बोर्न थ्रू द आईवीएफ टेक्निक्स आर कॉल्ड. जो बेबी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के थ्रू पैदा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्लोन्स, ब्लू बेबीज या बर्ड्स. तो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं. उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स. मेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? XX, X0, XY या YY. हमें पता है ये XY होंगे, है ना. अब देखो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? देखो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, क्या ना, कुछ हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होना चालू होते हैं, तो उनका प्रॉपर नॉलेज होना हमें जरूरी होता है कि वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे और हमें किस किस तरह की सावधानियां रखनी है. वो सारी चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती हैं. टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड इंडिविजुअल नीड्स हैव बीन बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड द अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज. ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम पर these needs become more essential as a body growing, क्योंकि बॉडी ग्रो हो रही है तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती है. Any disease during adolescence period leads to the retarded growth. अगर किसी चीज की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी. Some of the infectious disease are transmitted from a infected person through the sexual contact. एक बार सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पर किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में डिजीज भी हो जाती है. These disease are called sexually transmitted disease, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं उन्हें हम एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं. इन सबका भी नॉलेज होना जरूरी है, लाइक सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया एक्सेट्रा. ये सब सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं. इसमें देखो पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीजें आती हैं. पर्सनल हाइजीन जो है, टू मेंटेनिंग गुड हेल्थ, गुड पर्सनल एंड द डोमेस्टिक हाइजीन इज एसेंशियल. All parts of organs of a body should be cleaned properly or they may catch infections. ठीक है, यानी कि वो हिस्से जो कि इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रखते हैं, यानी जिनमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, उन्हें ज्यादा क्लीन रखें. Adolescent girls should take a special care of the cleanness during the menstrual cycle. Menstrual cycle के टाइम पर गर्ल्स जो है वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें. Smoking, chewing tobacco, drinking alcohol, taking addictive drugs are the bad for the health and should be avoided. They have damaging effects on the body and mind. They act as a slow poison and that degrade the body slowly. इसमें देखो
क्या क्या चीजें और कर सकते हैं हम? फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको मेंटेन रखने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फिट। यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले द आउटडोर गेम्स रेगुलरली। ठीक है, ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। जैसा कि मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो कुछ हार्मोन सिक्रिएट करती हैं जो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। तो इनका जो पूरा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इज कॉल्ड endocrine glands that secrete particular chemical substances. These glands are located at the specific place inside our bodies. ठीक है, the chemical substances released by these glands are called hormones that are released directly into the blood stream. वो directly कहाँ डाले जाते हैं? ब्लड में डाले जाते हैं and act as a chemical messenger, और वो chemical messenger की तरह काम करते हैं, यानी कि वो बॉडी के किसी एक पार्ट को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि वो स्पेशल फंक्शन चालू करना, मतलब स्पेशल फंक्शंस करना स्टार्ट कर देगा। द मेजर ग्लैंड्स दैट मेक अप द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आर द पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड द टेस्टिस। ये देखो इतनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? जो ब्रेन वाला पोर्शन होता है उस ब्रेन वाले पोर्शन के ठीक नीचे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। थायराइड कहाँ होती है? गले में होती है। थाइमस कहाँ होती है? चेस्ट वाले पोर्शन में होती है, ठीक है। पेनक्रियास जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है वो कहाँ होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है जो किडनीज होती है उन किडनीज के ऊपर मिलती है हमें एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और टेस्टिस और ओवरीज तो आपको पता ही है, दे आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो उसके अंदर सम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। जो सिक्रेट करते हैं ये ग्लैंड्स, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, क्या फंक्शन होता है, वो सब यहाँ बताया गया है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स वाटर बैलेंस, ग्रोथ एंड आल्सो रिलीज द अदर हार्मोन्स। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंसिंग के लिए हार्मोन्स या ग्रोथ के लिए हार्मोन्स सिक्रेट करती है, और वो कुछ ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रेट करती हैं जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना। It secrete growth hormone GH that stimulate growth and development of the body, ठीक है। It also secretes thyroid stimulating hormone, मतलब जो स्टिमुलेट करेगा किसको? थायराइड को, इसको हम TSH कहते हैं, ठीक है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जो एड्रिनल ग्लैंड को जाकर के स्टिमुलेट करेगा अपने हार्मोन निकालने के लिए। The pituitary gland is also called the master gland and it is influences the functioning of the other glands, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती है बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स को काम करने के लिए, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इट सिक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। ये हमारे ब्रेन के अंदर होती है। देखो ये हमारे ब्रेन का एक स्पेशल पोर्शन है, इस जगह पर ये जो पीनियल ग्लैंड है इसके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्लीप हार्मोन, इसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। इट प्रमोट स्लीप एंड इट्स सिक्रीशन इंक्रीज द डिम लाइट। ये डिम लाइट में ज्यादा सिक्रेट होती है और स्लीप को इंड्यूस करती है, इसीलिए लाइट बंद करते हैं तो जल्दी नींद आती है, क्योंकि मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है। इसके अलावा हम बोलते हैं ना कि रात को हल्का सा गर्म दूध पीने से भी नींद जल्दी आती है, क्योंकि उस दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ाती है। इसीलिए रात को सोने से लगभग आधा एक घंटा पहले थोड़ा सा गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आएगी, मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉइड से पहले मैं तुम्हें थायराइड बता देता हूँ। थायराइड ग्लैंड कहाँ है? ये रही, देखो ये जो गले में आपको एच शेप की ग्लैंड दिखाई दे रही है दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट द हार्मोन थायरोक्सिन दैट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। इट्स डेफिशिएंसी इन द बॉडी लीड्स टू द गॉइटर। यानी अगर बाई चांस यहाँ थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए होता है, अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, उससे गॉइटर नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है ना। और ये मोस्टली क्या होता है? आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन कहां से मिलता है हमें? आयोडाइज्ड सॉल्ट से, सी फूड से मिलता है, जो कि थायरोक्सिन बनवाता है। थायरोक्सिन नहीं बनेगा, क्यों? जब आयोडीन नहीं होगा तो। अगर हमारे अगर डाइट में आयोडीन की कमी है, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो गॉइटर हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इसके ठीक पीछे की तरफ 4 1 2 3 4
4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं, देखो कुछ इस तरह से, यहाँ है 1 2 3 4। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, देखो द पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन, इसको शॉर्ट में पीटीएच भी बोलते हैं। इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में कैल्शियम कहाँ ज्यादा चाहिए कहाँ कम चाहिए, फास्फोरस कहाँ ज्यादा चाहिए कहाँ कम चाहिए, ये हार्मोन जो है वो उसको क्या करेगा, देखेगा, यानी कि रेगुलेट करेगा उस चीज को। ओलंपियाड बाइट के बारे में बात करते हैं, क्या है देखो, the parafollicular cells of thyroid gland secretes calcitonin which lowers the calcium level in the blood। देखो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ना उसके अंदर स्पेशल तरह की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डाउन करेगा। ये क्वेश्चन पहले भी ओलंपियाड में आया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन एल्डोस्टेरॉन which maintains the correct salt balance in the blood। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। कहाँ है ये किडनी के ऊपर है। जो सॉल्ट बैलेंसिंग के लिए जरूरी है वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन which helps to the body to adjust to stress when one is angry, ठीक है, embarrassed or worried। देखो इससे ना एड्रिनलिन हार्मोन भी निकलता है। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं, डू एंड डाई हार्मोन, डाई हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, पता है क्या होता है, जब कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस आती है तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, पसीना आने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आई बॉल्स जो होती है वो से वाइड हो जाती है, ठीक है, मुंह सूखने लगता है। ये सारी चीजें जो होती है वो एड्रिनल हार्मोन के कारण होती है, क्योंकि हमारी एड्रिनलिन ग्लैंड जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट कर रही है और वो हार्मोन ऐसी स्ट्रेस वाली कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट देखो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सिक्रेट अ हार्मोन इंसुलिन दैट रेगुलेट्स शुगर लेवल इन द ब्लड। इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट किया जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करता है, लो करता है, यानी कि बैलेंस स्टेट में लेके आता है ताकि ज्यादा शुगर लेवल हाई ना रहे, क्योंकि शुगर लेवल अगर हाई रहेगा लंबे टाइम तक तो हम डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। Deficiency of insulin leads to the high sugar level of the blood leading to the disease known as diabetes, है ना। ये रहा पेनक्रियाज, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में लगा होता है। नेक्स्ट देखिए ओवरीज, हमने अभी अभी इनके बारे में बहुत सारी डिटेल देखी है। ओवरीज जो है वो क्या करती है, ओवरीज सिक्रीट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन एंड इनहिबिन हार्मोन्स। 4 हार्मोन्स सिक्रीट करती है ये, ठीक है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, ठीक है, while progesterone maintains the growth of uterus during the pregnancy। ये दोनों काम जो है वो इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के। वहीं रिलैक्सिन जो होता है वो बेबी बर्थ में हेल्प करता है और इनहिबिन जो होगा वो क्या करेगा, एक टाइम आने के बाद जो ओवरीज के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है फॉलिकल्स का, ताकि वहां पर ओवम रिलीज हो, उस प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए वो रोकेगा। अगर एक ओवम रिलीज हो गया तो बार बार ओवम रिलीज ना हो, उसके लिए इनहिबिन हार्मोन काम करता है। The next one is testis. Testis secrete testosterone which stimulate the growth and development of male secondary sexual characters and accessory sex organs। accessory sex organs जो है वो और male secondary sexual characters के लिए वो testosterone secrete करेगा। कौन, testis होंगे, ठीक है, ये रहे testis, है ना। हम बात करेंगे सेल्फ टेस्ट 4 की। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द हार्मोन इंसुलिन। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड इंसुलिन निकालती है, अभी अभी हमने पढ़ा पेनक्रियाज। सेकंड ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ अ बॉय। बॉय का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी नहीं, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर हो सकता है, हाई पिच्ड वॉइस नहीं, लो पिच्ड वॉइस होती है, तो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। फेशियल हेयर फेस पे दाढ़ी मूछ लड़कों की आती है, लड़कियों के नहीं आती। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया और ऑल ऑफ दीज। ऑल आर एसटीडीज, ऑल ऑफ दीज।
मेलेटोनिन इज रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमने देखा अभी अभी पीनियल ग्लैंड से ऐसा होता है। 5 नंबर देखो, डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन रिजल्ट्स इनटू द गॉइटर। किसकी कमी से गॉइटर होता है? तो हमें पता है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसकी कमी से गॉइटर होता है ना। तो यहाँ हमारा सेल्फ टेस्ट 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सेल्फ टेस्ट 4 होने के साथ ही क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में, इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब बहुत जल्द ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।